नमस्कार। चिराग पासवान समझ चुके हैं कि एनडीए में रहते हुए उन्हें उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी। नीतीश और मोदी मिलकर खुद में 100 सीटें बांट लेंगे और बची कुची सीटों पर ही चिराग को संतोष करना पड़ेगा। इस वजह से चिराग ने अब चुनावों से पहले ही दूसरे प्लानों पर काम करना भी शुरू कर दिया है और इस प्लान के तहत कहा यह जा रहा है कि वो किसी दूसरे दल के साथ जा सकते हैं या फिर उस दल में शामिल होकर अपने मन मुताबिक सीटें पा सकते हैं। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम प्रशांत किशोर का, दूसरा नाम तेजस्वी यादव का। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी के साथ चिराग का जो बयान सामने आया है अब उस पर विचार कर सकते हैं और साथ ही क्या कुछ होगा, क्या कुछ किया जा सकता है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जैसा कि चिराग ने बयान दिया कि हमारे साथ तेजस्वी के पारिवारिक रिश्ते हैं, इस बयान को किस मायने में देखा जाए, क्योंकि चुनावों से बहुत पहले ही ये बयान आ गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चिराग पासवान ने जो बयान दिया है ये पॉलिटिकल टाइम पर आया है। बिहार में चुनाव मुहाने पर खड़े हैं और चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान ने इसके अलावा भी एक बयान दिया। चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तेज प्रताप यादव पर, तो चिराग पासवान ने ये कहा कि देखिए ये उनका फैमिली का मैटर है, ये पारिवारिक मसला है, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने ये ज़रूर कहा कि तेजस्वी यादव से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और ये रिश्ते आज से नहीं हैं, ये रिश्ते तब से हैं जब हमारे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित थे। उनके रिश्ते लालू जी से थे। लालू जी ने और रामविलास पासवान ने मिलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, तो हमारे रिश्ते पारिवारिक हैं। हम दोनों के बीच में परिवार जैसा माहौल है, लेकिन हमारे बीच में वैचारिक मतभेद भी हैं। कई बार वैचारिक मतभेद वाले लोग एक होते हैं। चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में कद है। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं, दुसाध जाति से, वो बिहार में 5.5% के आसपास है। तो क्या चिराग पासवान बची कुची सीटें लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि भाई आपने आपस में बांट ली, आपने बांट ली, आपने बांट ली, फिर अच्छा ये बची हैं इनमें से इतनी सीटें ले लो? नहीं। चिराग पासवान ने एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने उसूलों की राजनीति की है। अगर वो एनडीए के अलायंस में थे, बात नहीं बनी, तो 2020 में वो अकेले लड़ गए, उन्होंने किसी से अलायंस नहीं किया। लेकिन अब राजनीति बदल चुकी है। अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें उसका कोई मोह नहीं है। चिराग पासवान की जिद, चिराग पासवान का टारगेट बिहार है। चिराग पासवान को लगता है कि बिहार आना है, चाहे जैसे आना पड़े। अब उसके लिए बीच में आपने देखा कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की नज़दीकियों की चर्चा हो रही थी कि इन दोनों नेताओं के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा है। दरअसल चिराग पासवान इस वक्त अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, ऑप्शंस तैयार कर रहे हैं कि अगर एनडीए के साथ उनका मामला गड़बड़ा जाता है, जो कि गड़बड़ाएगा, क्योंकि नीतीश से, देखिए, उनकी सियासी जो रिश्ते हैं मोदी जी से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन नीतीश से नहीं है। और नीतीश कुमार से जब नहीं है तो उस अलायंस में उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। इसलिए चिराग पासवान ने 2 ऑप्शन तैयार किए हैं। पहला ऑप्शन है प्रशांत किशोर का, कि प्रशांत किशोर के साथ वो अलायंस कर ले, अलायंस पार्टनर हो जाए और फिर दोनों मिलकर एनडीए में चले जाए, वहाँ से कुछ मैनेजमेंट किया जाए। या फिर अब वो जिस ऑप्शन पर काम कर रहे हैं वो है तेजस्वी यादव। देखिए, चिराग पासवान से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, रामविलास पासवान यूपीए का हिस्सा रह चुके हैं। चिराग पासवान से तेजस्वी को कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं। हालांकि ये 2 बड़े चेहरे हैं, दोनों बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, तो क्या दोनों एक मंच पर आएंगे? इस बात की संभावना कितनी है? मुझे नहीं लगता इस बात में कोई परेशानी होगी कि चिराग और तेजस्वी एक मंच पर आ जाएं। आपने ये भी देखा कि बीच में नवादा में दोनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो बॉन्डिंग नजर आई, उस मुलाकात में जो गर्मजोशी नजर आई, वो बहुत कुछ कहती है। चिराग पासवान भले ही ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में वैचारिक मतभेद हैं, इस देश में वैचारिक मतभेद तो जेडीयू और आरजेडी में भी थे। नीतीश और लालू, लोग कहते थे नीतीश और लालू कभी एक नहीं हो सकते, हुए। समाजवादी पार्टी और बसपा के बारे में यही कहा जाता था कि कभी नहीं एक हो सकते, 2 बार एक हुए, एक बार नहीं 2 बार एक हुए। तो इन मतभेदों की बात जब की जाती है तो अगर आप इसको देखेंगी तो ऐसे शरद पवार को कभी नहीं आना चाहिए था बीजेपी के साथ, एनसीपी आई। बहुत से ऐसे दल हैं जो आए, अलायंसेस में शामिल हुए। बात यहाँ पर ये नहीं है कि वैचारिक मतभेद क्या है, बात यहाँ पर यह है कि राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए, चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए जो आखिरी लड़ाई होती है वो सत्ता होती है। इसके अलावा अगर कोई कहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति कर रहे हैं, हमें सत्ता की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। तो अब चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं उसकी टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग चुनाव के समय की है
और क्या ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान ऐसे बयान देकर ये दबाव बीजेपी पर बना रहे हैं कि अगर आपने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हमारे पास दूसरा दरवाजा खुला है? ये उस तरीके का भी प्रेशर हो सकता है, जैसा प्रेशर इन दिनों उत्तर प्रदेश में एनडीए के तमाम सहयोगी दल बीजेपी पर बना रहे हैं। हालांकि वो पंचायत चुनाव की बात है, उसका जिक्र हम बाद में भी करेंगे। लेकिन बिहार में चिराग पासवान, देखिए छोटी मोटी बात नहीं है, 5.5% वोट का आप खेल समझिए। 5.5% वोट अगर इधर से उधर हो गया तो सत्ता भी इधर से उधर हो जाएगी। और आज की तारीख में बीजेपी के पास पशुपति पारस है नहीं, वो अलग हो चुके हैं। पशुपति पारस बहुत पहले से लालू यादव के संपर्क में है, और अगर पशुपति पारस उस पाले में जाकर खड़े हो जाते हैं तो महागठबंधन मजबूत हो जाएगा एनडीए की अपेक्षा, बीजेपी और जेडीयू की अपेक्षा। अब नीतीश कुमार की यह जिद है कि 120 सीटें उनको लड़ने के लिए दी जाए। कोई आपसे कह रहा होगा कि नीतीश कुमार 60 सीटों पर मान जाएंगे, 70 सीटों पर मान जाएंगे। वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें उनका नुकसान है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा आ जाएगा। तो नीतीश कुमार 120 सीटों की मांग पर अड़े हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि कम से कम 105 से 110 सीटों के आसपास ये डील बनेगी जाकर, जब नीतीश और बीजेपी दोनों सहमत होंगे। लेकिन फिर उसमें एक और पेंच आएगा। उसमें पेंच ये आएगा कि जब आप 105 सीटें देंगे नीतीश कुमार को, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उससे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी। अब मान लीजिए बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो ये आंकड़ा पहुंच गया 115 का। अब जब 115 का पहुंच गया तो आपके पास सीटें बची 28। अब इन 28 सीटों में क्या आप चिराग को देंगे, क्या आप जीतन राम मांझी को देंगे, क्या आप उपेंद्र कुशवाहा को देंगे? मैं ये मान लेता हूं कि जीतन राम मांझी को आप 7 से 8 सीटें दे देंगे, 5 सीटें आप उपेंद्र कुशवाहा को दे देंगे। तो क्या 10 सीटों के लिए चिराग पासवान अपना 5.5% वोट और अपनी इतनी राजनीति, अपने 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पीछे खड़ा कर देंगे? ये तो राजनीतिक तौर पर भी सही नहीं है, अपनी पार्टी के भविष्य के हिसाब से भी ठीक नहीं है कि 10 सीटों पर चिराग पासवान मान जाए। और फिर वो चिराग जो कम से कम, अगर मैं आपसे कहूं तो कम से कम चिराग पासवान आज की तारीख में 25 से 30 सीटों के हकदार हैं। जो उनका प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा है, उसको देखते हुए वो 25 से 30 सीटों के हकदार हैं। अब इसमें इसके एक और पहलू को समझिए। वो चिराग पासवान जिन्होंने 2020 में 134 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, वो क्या 134 से सीधे 30 सीटों पर आ जाएंगे, सीधे 100 सीटें छोड़ देंगे? ऐसे में उनके नेता क्या करेंगे? जिनको उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ाया था, वो क्या करेंगे? जो 5 साल से इलाकों में मेहनत कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे? तो क्या चिराग पासवान की पार्टी में ये टूट की स्थिति नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो इन तमाम स्थितियों के बीच में दरअसल चिराग पासवान ने सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन, इन सब पर विचार करना शुरू किया। चिराग को ये लगने लगा है कि देखिए, केंद्र में मंत्री तो कभी भी बन जाएंगे। जब भी इस देश में गठबंधन की सरकारें होंगी, जरूरत होगी, तो चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। लेकिन आज जो लड़ाई है वो बिहार की लड़ाई है, और उस बिहार की लड़ाई है जो होम स्टेट है। और अगर चिराग पासवान होम स्टेट में कमजोर पड़ गए तो फिर वो देश में बाकी हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बंगाल में, उत्तराखंड में, यहाँ एलजेपी को कैसे मजबूत करेंगे? ये यानी कि कुल मिलाकर इस बार का जो चुनाव है, ये चिराग पासवान के लिए पहचान का चुनाव है। पहचान का चुनाव है। ये पार्टी की जो विचारधारा है उसका भी चुनाव है, रामविलास पासवान साहब की लेगेसी का भी चुनाव है। और इसी वजह से चिराग पासवान इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हर ऑप्शन पर बराबर काम कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, और उसी के चलते तेजस्वी यादव की वो तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि चंद्रकांत जी ने आपको सीटों का खेल समझाया और ये भी बताया कि नीतीश और बीजेपी मिलकर क्या खेल कर सकती है, और इससे जाहिर तौर पर चिराग पासवान को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि उनके साथ ये खेला ना होने पाए, इस वजह से वो अपने दूसरे ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं। और एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक जो आप कह सकते हैं लेसन देखने को मिल रहा है बिहार में। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एनडीए में टूट भी हो सकती है, जो एनडीए पर एक बहुत गहरा प्रभाव भी छोड़कर जाएगी। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।